जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सो न्यूज़ के मेडिकल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ लखनऊ के विख्यात चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रेहान अहमद साहब से। इनसे बात करने से पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गोंडा जिले से प्राप्त की है। इसके बाद 1993 में डॉक्टर साहब ने CBSE PMT क्वालिफाई किया और सूरत मेडिकल कॉलेज से इन्होंने UG की डिग्री ली और वहीं से इन्होंने PG कोर्स भी किया है। डॉक्टर साहब ने PG का कोर्स करने के बाद हिंदुजा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में भी सेवा दी है। इसके साथ साथ निर्मल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बच्चों की सेवा में इनका सराहनीय योगदान रहा है। डॉक्टर साहब इस समय लखनऊ में सेवा सेवारत हैं और यहाँ पे लखनऊ में प्रतिष्ठित बाल महिला चिकित्सालय में वरिष्ठ पीडियाट्रिक्स के पद पे सेवा दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने विवेकानंद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी बच्चों के लिए काम किया है। डॉक्टर साहब, आप सो न्यूज़ में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। सर, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है। जी। आप विख्यात पीडियाट्रिशियन होने के नाते हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अपने हम नवजातों को कोविड-19 के खतरों से कैसे बचाएं। देखिए, कोविड-19 जो है वो एक समस्या है ही है, जो उभर के आई थी और काफ़ी कंट्रोल हुआ है उस पे। अब तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो गए हैं। कोविड-19 के लिए न्यूबॉर्न के लिए ये है कि अगर मदर और बच्चे दोनों कोविड नेगेटिव हैं या उनको इस तरह का कोई संक्रमण नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उस कंडीशन में जिसमें मदर को कोविड-19 पॉजिटिव है और वो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन पॉजिटिव है जस्ट, और उसने बच्चे को डिलीवर किया है, तो एक प्रॉपर मास्क और माँ जो है बच्चे के साथ ही रहेगी। WHO की जो गाइडलाइंस है जिसमें हम बच्चे को मदर का ही फीड दिला सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें मदर बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है और उसे ICU में शिफ्ट करना पड़ रहा है, इस कंडीशन में बेबी को फार्मूला फीड पे रखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसा कि जाना जाता है और ये सही भी है कि माँ का जो दूध है बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार के साथ साथ उसके लिए अमृत का भी काम करता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डिलीवरी या नॉर्मल हो या सिजेरियन से हो, तो उनकी फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? सही समय क्या होता है सर इसका? देखिए, जो गाइडलाइंस है बच्चों को, नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी में ये कहा जाता है कि इमीडिएटली बच्चा जैसे ही पैदा हो रहा है और इमीडिएटली उसको बच्चे को माँ के दूध से लगाना चाहिए उसे, ये, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके जो फर्स्ट दूध आता है जो थोड़ा थिक येलो कलर का होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन रहती हैं, जो बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं। तो इसलिए उस दूध को अक्सर गाँव वगैरह में ये देखा गया है कि कोलोस्ट्रम को डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल के फिर पिलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको दूध तुरंत के तुरंत पिलाना चाहिए। सिजेरियन में डॉक्टर साहब कब? सिज़ेरियन में थोड़ा-सा डिले इसलिए हो जाता है कि एब्डोमेन क्लोज़र के बाद उसे शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर मदर के पास बच्चे को ले जाके सिस्टर के द्वारा और या फिर किसी भी अटेंडेंट के द्वारा दूध पिलाना शुरुआत कर ही देना चाहिए। सर, हमारी माताएं और बहनें बहुत चिंतित रहती हैं अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेके। जी। तो उसके लिए वो तरह तरह की उसकी मालिश कैसे की जाए
बच्चे के कान में तेल डाला जाए कि न डाला जाए, आंखों में काजल लगाया जाए कि न लगाया जाए, या हम्म। तेल लगाया जाए तो किस तरह का तेल लगाया जाए कि जिससे वो उसके स्वास्थ्य पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े और अच्छा। उसके हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता सके। देखिए, ऑयल एप्लीकेशन बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। आप जेंटल एक ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद बच्चे को अगर वॉश कर रहे हैं गुनगुने पानी से और एक टॉवल लेके उसको मसाज दे सकते हैं। जी। ऑयल एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मली आजकल देखा जा रहा है कि कड़वा तेल है या फिर कलर्ड तेल है, लाल तेल है, जिसमें पेपरमिंट और दूसरी चीज़ें बहुत मिक्स होती हैं। इस तरह के तेज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एलर्जी कंडीशंस को बढ़ा देती हैं। जी। सिंपल तेल है जैसे कि आप जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, बेबी और या फिर कोकोनट ऑयल है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। कान में अननेसेसरी ज़्यादा तेल डालने से दिक्कत ज़्यादा देखी गई है। कभी-कभी ठंड के मौसम में माताएँ कोकोनट ऑयल डाल देती हैं जो अंदर जाके एक हल्का-सा वैक्स जैसा बन जाता है। जी। जी। तो ये सब प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होता है। कुल मिला के लाल तेल और ये जो काजल है, काजल और कान में तेल डालना नहीं चाहिए। नहीं डालना चाहिए। बल्कि इससे अच्छा है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से जब आप रूटीन चेकअप के लिए जाएँ तो उनसे बताएँ कि कान को भी चेक कर लें, वो ऑटोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन से देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ और आपको रोचक जानकारी देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब हमारे काफ़ी करीबी रहे हैं और डॉक्टर साहब को मैं लगभग 5-7 सालों से जान रहा हूँ। इनको क्रिटिकल केयर में महारत हासिल है। जितने भी तरह के आधुनिक इक्विपमेंट बच्चों से रिलेटेड हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, सीपैप हो या कोई किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो, सब बड़े ही अच्छी तरह से उसको ऑपरेट कर लेते हैं। बच्चों में आगे क्या होने वाला है, मतलब बच्चा और अधिक संक्रमण में जाए इससे पहले डॉक्टर साहब उसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं। और इस तरह मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब ने न जाने कितने ऐसे बच्चों की जान बचाई बचाई है कि जो अगर थोड़ी भी लापरवाही अगर हो जाती तो वो इस दुनिया में आज जिंदा ना होते। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि डॉक्टर साहब इसी तरह और अच्छे से हमारे नन्हे मुन्नों की सेवा करते रहें और इनके इलाज से उनको फायदा मिले। सर से आगे ये हम पूछना चाहेंगे कि सर बच्चों को भोजन की शुरुआत कब करनी चाहिए? जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि बच्चों का अन्नप्राशन जी, जी। कब कराना चाहिए? देखिए, कोई भी न्यूबॉर्न जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो एक्सक्लूसिवली उसे मदर फीड देनी चाहिए। मदर फीड जो है वो पहले 6 मंथ बहुत ही ज़रूरी है। 6 महीने के बाद ग्रेजुअली हम उसमें बच्चे को बाहर का खाना एक लिक्विड फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। उसको एक वीनिंग कहते हैं या अनुप्रासन कहते हैं। उस वीनिंग में क्या होता है कि बच्चा जो है एक एडजस्टमेंट में आता है आउटसाइड फूड के लिए। तो मदर फीड भी ग्रेजुअली चालू ही रहेगी। साथ ही साथ जैसे कि दाल का पानी है, चावल का पानी है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो पतली खिचड़ी हुई है या कुछ मैश करके आलू है, फिर मैश बनाना है। इस तरह से हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप एक लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट की तरफ से धीरे-धीरे शुरुआत करते हैं और अकॉर्डिंगली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कि बच्चा कितना खा सकता है, हम एक-एक फूड धीरे-धीरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही वीनिंग कहते हैं और जितनी जल्दी बच्चा इस फूड को एक्सेप्ट कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी ग्रोथ और उसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहती है। कुल मिला के सर बच्चों को फीडिंग 6 महीने में स्टार्ट कर देनी जी, चाहिए। जी, जी। सर दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि बच्चे बेचारे जब पैदा होते हैं और पहली बार क्लाइमेट में एंट्री करते हैं तो तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स, जर्म्स इन्वायरमेंट में होते हैं जो बच्चों को इफेक्ट करते हैं। इसके लिए टीकाकरण है, तो टीकाकरण की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस पर कुछ रोशनी डालिए सर। देखिए, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद पहले 24 आवर्स के अंदर
हम लोग बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगा देते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल डिलीवरी हो, गवर्नमेंट सेटअप में हो या फिर वो प्राइवेट सेटअप में हो। एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स है जिसके तहत बच्चे को 24 आवर्स में बीसीजी, पोलियो ड्रॉप्स और एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। बच्चे में ये पाया गया है कि मदर के द्वारा बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं कुदरती तौर पे, तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से कुछ हद तक कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट रहता है और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है, जो पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे मदर के द्वारा बच्चे में होती है। तो जैसे कि 1.5 महीने आते हैं तो बच्चे को फर्स्ट डोज डीपीटी का लगता है, इंजेक्टेबल पोलियो का लगता है, हिब का लगता है और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है और साथ में रोटा वायरस का लगता है। ये फर्स्ट डोज लगता है 1.5 महीने की उम्र पे, फिर इसी का सेकंड डोज लगता है 2.5 महीने पे और फिर थर्ड डोज लगता है 3.5 महीने पे। तो ये 3.5 महीने तक उसके प्राइमरी डोज हो जाते हैं। फिर 9 मंथ पे मीजल्स, एमएमआर है, जेई है, वो लगता है और इनएक्टिवेटेड जेई है अगर तो वो 1 साल के बाद लगाते हैं, वरना जो गवर्नमेंट सेटअप में है एमआर और जेई जो है वो 9 मंथ में लगता है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली और सारे वैक्सीन जो हैं वो पूरे होते हैं। सर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। गर्मियों में हम लोगों के बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो डायरिया की आती है, पानी की कमी की आती है। तो इसके बचाव बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए, गर्मियों में शुरुआत में ही देखा है कि अभी ठंड खत्म हुई है और गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो बच्चे को हमेशा ढीला कपड़ा, हल्का लाइट कलर कपड़े और थोड़े कॉटन के ही कपड़े पहना के रखना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में एक्सपोज़ नहीं करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा डायरिया है, जो बच्चे नॉर्मल है उनको फ्लूइड ज़्यादा देना है, जैसे कि कोकोनट वाटर दे सकते हैं, उन्हें लाइम जूस है, फिर वाटरमेलन का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए और थोड़े-थोड़े समय पे एक्स्ट्रा पानी भी पिलाते रहना चाहिए। तो इस तरह से उन्हें हाइड्रेट करके रखना है। फलों में मतलब गर्मियों में वाटरमेलन सबसे ज़्यादा वाटरमेलन में ज़्यादा वाटर मिल जी, जाता है। जी। इसके अलावा जैसे कोकोनट वाटर है, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों में और जिन बच्चों को डायरिया हो गया है, उनको लिए ओआरएस, जो डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड ओआरएस है, उसको जिस तरह से टीवी वगैरह पे बताया जाता है, जी, उसी आधार पे उनको देना है और ग्रेजुअली उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं रोकनी है। दूसरा, जो अगर वीनिंग फूड चल रहा है, तो वो सब भी चलाते रहना है और फिर ग्रेजुअली वो भी इम्प्रूव कर जाते हैं। बच्चों में अक्सर एक बहुत रेयर बीमारी होती है जिसको हम लोग डिप्थीरिया गलघोंटू कहते हैं। जी, जी, जी। ये बड़ी ओकेजनल देखने को मिलती है, लेकिन ये है कि ये इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, तो हुँ। इससे बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, एक तो मैंने वैक्सीन बताया जो 1.5 महीने की उम्र पे डीपीटी लगता है, उसमें जो पी है, जी, जी। पर्ट्यूसिस, और डी फॉर डिप्थीरिया और टी फॉर टिटनेस। जी, जी। तो डी जो है डीपीटी का, वो डिप्थीरिया वैक्सीन के लिए है, जिसकी 3 प्राइमरी डोज़ लगती है, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, फिर बूस्टर लगता है 1.5 साल पे और फिर एक 5 साल पे लगता है। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरिया से होता है जिसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी कहते हैं। जी, जी। ये हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, तो कंटेजियस बहुत है, एक से दूसरे में हो सकता है, इसलिए इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार डिज़ीज़ हो जाती है तो उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ये जाके गले में एक तरह की स्वेलिंग करता है और एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो पोस्टीरियर फेरिंक्स और टॉन्सिल पे एक मेम्ब्रेन, ग्रेइश व्हाइटिश येलोइश मेम्ब्रेन बन जाती है, बच्चा बोलने में, निगलने में दिक्कत होती है। और डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो बॉडी में भी जाते हैं, जो हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं और ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब समय पे अगर डिप्थीरिया के टीके लग जाएँ तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक खत्म किया जा जी, सकता है। जी, बिल्कुल इसे खत्म किया जा सकता है। मेरे दर्शकों में डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से हमारे साथी डॉक्टर हैं।
हाँ। तो हम अपने डॉक्टर साथियों के लिए आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है वो आईपीडी में हो, तो उन्हें बच्चों को किस तरह से मेंटेनेंस फ्लूइड दिया जाए पहले दूसरे तीसरे दिन, या किन बातों की विशेषकर सावधानी बरतें हमारे डॉक्टर साथी? देखिए, जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं जिनको एनआईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कुछ भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लिनिकल कंडीशन, कोई रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से होता है, कुछ नॉट टेकिंग फीड की वजह से होता है, कुछ रोया नहीं होता है लेकिन वो एचआई का केस होता है, हाइपोक्सिया होता है, लेकिन उन सब में कॉमन ये है कि उनको आईवी फ्लूइड देना होता है। तो जो ये पाया गया है कि पहले 48 घंटे तक सोडियम फ्री फ्लूइड दिया जाता है, या 10% और 5%, मोस्टली 10% ही फ्लूइड दिया जाता है। एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी के लिए अगर हम बताएं तो 80 ml पर केजी के हिसाब से उसकी शुरुआत की जाती है, और 20 ml के 15 से 20 ml के इंक्रीमेंट से दूसरे दिन तक दिया जाता है। तो पहले 24 घंटे और दूसरे 24 घंटे, यानी कि 48 घंटे तक सोडियम फ्री फ्लूइड दिया जाता है 10% के फॉर्म में। फिर उसके बाद बच्चे को थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए आइसोलाइट या फिर सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट की जो रिपोर्ट्स होती है उसके हिसाब से फिर शिफ्ट किया जाता है। मतलब शुरुआत में रिंगर और सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड को अवॉइड किया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा शॉक में आया है तो हम उसे नॉर्मल सलाइन का बोलस देते हैं, लेकिन पहले 48 आवर्स में पहले 2 दिन तक उसे 10% पे रखते हैं। बच्चे को टच उच करने में किस तरह से देखिए, सावधानी ये तो सारी जो 6-7 जो स्टेप्स हैं हैंड क्लीनिंग के, वो पूरी तरह से आपको पहले वॉश बेसिन में अपने हाथ को यहाँ तक अच्छे से धोना है, और वो सारे 6 जो स्टेप्स हैं हैंड वॉश के वो करना है। फिर उसके बाद उसको आप बार बार किसी टॉवल वगैरह से नहीं पोंछना है, फिर एक स्टेरिलियम से अपने हाथ को दोबारा पोंछना है, फिर आप बच्चे को टच या एग्जामिन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे शो न्यूज में आए हमारे दर्शकों को, हमारे डॉक्टर साथियों को आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, थैंक शो यू। न्यूज के अगले मेडिकल सीरीज में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।